नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारत के नदी प्रणालियों के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे गंगा नदी प्रणाली पर चर्चा की थी। वो पार्ट 1 था आपका, ठीक है, गंगा नदी प्रणाली का, जिसमें हमने देखा था गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कितने राज्यों से होकर के बहती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, गंगा नदी का मार्ग कौन सा है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमने देखा था। इसको हमने फ्लो चार्ट और चित्रों के माध्यम से भी समझने की कोशिश की थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने अलकनंदा नदी पर चर्चा की थी और भागीरथी नदी पर चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पार्ट 2, गंगा नदी प्रणाली का पार्ट 2। और आज हम बात करते हैं आपसे आगे, और आज शुरू करते हैं आपसे धौली गंगा नदी। तो धौली गंगा नदी वसुंधरा ताल से निकलती है, जो संभवतः उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है। तो ये भी याद को रखना है आपको कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील कौन सी है, तो वसुंधरा ताल है। धौली गंगा नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी के साथ साथ अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। यानी जैसे नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, वैसे ही आपकी धौली गंगा भी है। रैनी में यह ऋषि गंगा नदी से मिलती है। आगे है कि विष्णुप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यानी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। वहाँ यह अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और रुद्रप्रयाग में उत्तर से आने वाली मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। मंदाकिनी को अपने में समाहित करने के बाद अलकनंदा श्रीनगर से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। तो अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा गंगा में मिल जाती है, जो पहले दक्षिण की ओर और फिर पश्चिम की ओर ऋषिकेश जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से होकर हरिद्वार में सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। यानी दोस्तों, जो गंगा नदी है वह मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना भी निर्माणाधीन है। दोस्तों, आपने न्यूज में सुना होगा 1-2 साल पहले कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना टूट गई थी। किस कारण? धौली गंगा में बाढ़ आने के कारण, ठीक है। इसके बाद है ऋषि गंगा नदी। तो ऋषि गंगा नदी नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर द्वारा पोषित भी होती है। यानी नंदा देवी ग्लेशियर के 2 पार्ट हैं, एक आपका उत्तरी पार्ट है, एक आपका दक्षिणी पार्ट है। तो उत्तरी पार्ट से निकलती है और दक्षिणी जो भाग है वो भी इसे जल प्रदान करता है, ठीक है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है और रैणी गांव के पास धौली गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में दूधातोली पहाड़ी, तो दूधातोली पहाड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में है। दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलान से निकलती है।
ये भूमिगत जल भंडारों से निकलने वाले झरनों से पोषित होती है, यानी इसको जो जल प्राप्त होता है वो झरनों के माध्यम से भी होता है। निचली हिमालय की पहाड़ियों से होकर, यानी शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी के मार्ग में विशिष्ट भू आकृतिक विशेषताएं हैं, जैसे कि उत्कीर्ण घुमावदार रास्ते, युग्मित और असमयुग्मित सीढ़ीनुमा संरचनाएं, एक दूसरे से जुड़ी हुई धारियाँ, झरने, चट्टानी बेंच, चट्टानें और ऊंची ऊंची चोटियाँ इसके द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं। यानी गंगा नदी ने ये सब संरचनाएं बनाई हैं। यह यानी जो रामगंगा है वह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की दून घाटी से, डन घाटी से होकर बहती है। यानी जो दोस्तों कार्बेट नेशनल पार्क है आपका, उससे बहने वाली नदी गंगा नदी ही है, जिसे आप जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और कालागढ़ में बांध भी बनाई गई है इसी नदी पर। रामगंगा अंततः कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है तथा बरेली शहर के किनारे बसा हुआ है। यानी बरेली शहर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे ही है, और ये कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में माधो टांडा पीलीभीत के पास गोमत ताल से निकलती है, जिसे औपचारिक रूप से फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। यानी जो गोमत ताल है इसे फुलहर झील के नाम से जाना जाता है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। यह नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। गोमती और गंगा नदियों के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। यानी जहाँ पर गंगा और गोमती मिलती हैं नदियाँ, वहाँ पर मार्कंडेय महादेव मंदिर भी स्थित है। इसके आगे है कि सई नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो जौनपुर के पास गोमती में मिल जाती है। यानी सई नदी गोमती की सहायक नदी है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखा करिए कि जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे ही है। इसके बाद है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी माप चाचुंगो के ग्लेशियर से निकलती है। नाम आपको याद रखना है, माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसे करनाली या कौरियल के नाम से भी जाना जाता है। यानी घाघरा नदी को करनाली या कौरियल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बारहमासी नदी है। बारहमासी का नदी का मतलब है कि जिसमें ऐसी नदी जिसमें जो पानी है वो पूरे वर्ष रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों? क्योंकि ये नेपाल और भारत से बहती है। ठीक है, बारहमासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास या निकट तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मानसरोवर झील के पास से 4 नदियाँ निकलती हैं आपकी। एक तो सिंधु नदी निकलती है, एक आपकी सतलज नदी निकलती है, एक आपकी ये आपकी हो गई घाघरा नदी हो गई, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी ये मानसरोवर है आपका, झील है जो तिब्बत के पठार में है, सिंधु नदी, सतलज नदी, घाघरा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 4 नदियाँ इसी के पास से निकलती हैं। आगे है कि यह नदी नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये गंगा की एक प्रमुख बाईं तटवर्ती सहायक नदी है। बायां दायां आपको दोस्तों याद रखना है। जैसे ये गंगा नदी बह रही है अगर आपकी, तो बायां तट इसका ये है और दायां तट इसका ये है। तो घग्गर नदी बाएं तट पर मिलती है। तथा बिहार में छपरा में गंगा में मिल जाती है।
ठीक है। राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और सरयू इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यानी घाघरा की जो सहायक नदियां हैं वो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, सरयू, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद है शारदा नदी। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शारदा नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से और इसे नेपाल में गौरी गंगा कहते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसे काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, काली नदी भी कहा जाता है। और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल काला पानी से निकलती है। यह नदी हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में एक घाटी खड्ड का भी निर्माण करती है, बहती है। महाकाली जब भारत के मैदानी इलाकों में उतरती है तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है, जो घाघरा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद है सरयू नदी। सरयू एक नदी है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बहती है। सरयू एक नदी है जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक रिज से निकलती है। इस नदी का प्राचीन महत्व और इसके उल्लेख वेदों और रामायण में भी मिलता है। यह शारदा नदी की बाईं तट पर स्थित एक सहायक नदी है। ठीक है, जो आपकी सरयू नदी है वो शारदा नदी की बाएं तट पर एक स्थित सहायक नदी है। इसके बाद है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी नेपाल में पश्चिमी धौलागिरी हिमालय से निकलती है। पश्चिमी धौलागिरी हिमालय और महाभारत पर्वतमाला के दक्षिण से निकलती है। इसका मुख्य चैनल निचले हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित झरनों से निकलता है। यह नदी मुख्यतः भूमिगत जल से पोषित होती है। इसमें बार बार बाढ़ आने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण इसका नाम गोरखपुर का शोक भी पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, और ये बाढ़ आने के लिए प्रसिद्ध बार बार इसलिए इसे गोरखपुर का शोक भी कहते हैं। इसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी काली और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, दो नदियां जब मिल जाती हैं काली और त्रिशूली तो उसे गंडक नदी कहते हैं। इस जंक्शन से यानी इनके मिलने से भारतीय सीमा तक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पटना के सामने सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। यानी पटना के पास यानी बिहार में सोनपुर एक जगह है, वहाँ पर गंगा नदी से ये मिलती है। नदी का मध्य और निचला भाग वी आकार की घाटियों उत्कीर्ण घुमावों से होकर बहता है तथा इसके दोनों ओर युग्मित और असमयुग्मित सीढ़ीनुमा क्षेत्र भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी को इसकी 7 हिमालयी सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो कोसी नदी है उसकी 7 सहायक नदियां हैं, इसके कारण इसे सप्तकोसी कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती सीमा पारीय नदी है। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब है दोस्तों कि हिमालय की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी ये नदी प्रवाहित होती थी इसी क्षेत्र में, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो नदी है जो नेपाल और भारत दोनों से होकर के बहती है। यह नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और कटिहार जिले के
कुर्सेला में गंगा से मिलती है। कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल हैं। यानी जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा क्षेत्र है आपका, वो कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। मानसून के मौसम में इसमें आने वाली भारी मात्रा में गाद के कारण, इसकी जो अस्थिर प्रकृति के कारण, इसे बिहार का शोक उपनाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों जो कोसी नदी है ये भी बार बार मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार मार्ग बदलती है जिससे बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट नर्मदा के उद्गम के ठीक पूर्व में निकलती है तथा मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम में बहती है। सोन नदी कैमूर पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों से होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पटना के ठीक ऊपर गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। यानी दोस्तों अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है जो कि आपकी है नर्मदा, एक आपकी उत्तर से निकलती है जो कि सोन नदी, और सोन नदी निकल करके पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, दाएं किनारे की सहायक नदियां गंगा की कुछ इस प्रकार हैं। गोपत, रिहंद, यानी दोस्तों ये सोन रिवर है आपकी, जो सोन नदी की सहायक नदियां हैं कुछ, जो कि दाएं किनारे पर जो मिलती हैं सोन नदी में, तो गोपत, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल नदी। वहीं बाईं ओर मिलने वाली जो नदियां हैं वह है आपकी घग्गर नदी, जोहिला नदी और छोटी महानदी। इसके बाद अगली नदी है आपकी रिहंद नदी। रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के मैनपाट पठार, यानी मैनपाट का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मतिरंगा पहाड़ियों से निकलती है। तो मतिरंगा पहाड़ी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, और मैनपाट पठार कहाँ है? वो भी छत्तीसगढ़ में। रिहंद बांध का निर्माण रिहंद नदी पर किया गया था। बांध के पीछे स्थित जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर, और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का जो जलाशय है वो किस नदी पर है? तो वो भी आपकी रिहंद नदी पर ही है। इसके बाद है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी रांची पठार से निकलती है और रुद्र के पास पलामू प्रमंडल में प्रवेश करती है। उत्तरी कोयल अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी क्षेत्र से होकर के बहती है। ठीक है, ये तो दोस्तों गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, अगर हम पिछले वाले चित्र की बात करें आपसे, तो गंगा नदी के जो बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं उसे हम देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ने हमने बाएं तट पर, यानी दोस्तों गंगा नदी आपकी इस ओर अगर प्रवाहित हो रही है तो इसका बायां तट ये है और दायां तट ये है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की वो बायां तट की बात की है, जिसमें हमने देखा कि आपकी अलकनंदा रिवर मिलती है। अलकनंदा में कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है गंगा नदी तो रामगंगा नदी मिलती है इसमें। इसके बाद गोमती नदी मिलती है। ठीक है, गोमती नदी आपकी फुल्लर झील से निकलती है और ये गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से। इसके बाद ये घग्गर नदी है जो काली और कर्णाली नदियों के संगम से मिलकर बनती है। ठीक है, और ये छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी थी आपकी गंडक नदी। गंडक नदी आपकी हाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिलती है।
दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है, गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है और गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है, ये अलग अलग हैं दोनों। इसके बाद ये आपकी कोसी नदी है, ठीक है, जो कटिहार जिला में मिलती है जाकर के गंगा नदी से। ये आपकी एक महानदी है, ठीक है, जो कि गोदावरी घाट में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद अगर हम यहीं पर थोड़ा सा बात करें दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, तो ये आपकी जो बड़ी सबसे रिवर है दाएं तट पर मिलने वाली, वो यमुना नदी है। और यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल नदी, ये जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में जाकर के मिलती है यमुना नदी से। केन नदी ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और बांदा में जाकर के मिलती है यमुना नदी से। कैमूर पहाड़ियों से ही टोंस नदी निकलती है और ये जाकर के पटना से पहले गंगा नदी से मिलती है। ये आपकी सोन नदी है, ठीक है, जो कि आपकी पटना के पास जाकर गंगा नदी से मिलती है। और ये आपकी दामोदर नदी है, जो कि हुगली नदी से मिलती है और हुगली नदी आपकी गंगा की ही एक शाखा है, ठीक है। तो इस चित्र को आप और अच्छे से समझ लेना। अब हम आते हैं फिर से दाएं तट पर मिलने वाली नदियों, ठीक है। तो गंगा नदी के अगर दाएं तट पर या गंगा नदी तट पर बसे शहरों की भी अगर हम बात करें तो कौन कौन से शहर या कस्बे हैं जो बसे हुए हैं, तो श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की जो कि उत्तराखंड में है, बिजनौर, नरौरा, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर, बहरामपुर, सेरामपुर, हावड़ा और कोलकाता, ये भी सभी आपके गंगा नदी के किनारे ही हैं। दोस्तों कोलकाता बेसिकली हुगली नदी के किनारे हैं और हुगली नदी आपकी गंगा की ही एक शाखा है। इसमें भी आपको गंगा नदी अपवाह तंत्र दिखाया गया है, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहरों को दिखाया गया है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, ये सभी गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। और इस चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो यमुनोत्री ग्लेशियर से तो यमुना नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और अलकनंदा जो नदी है उसमें कई सारी नदियाँ मिलती हैं आकर के, ठीक है। जैसे जो धौली गंगा है वो विष्णुप्रयाग में मिलती है, जो नंदाकिनी है वो नंदप्रयाग में मिलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, ठीक है। यहाँ पे पंच प्रयागों को दिखाया गया है गंगा नदी के। तो गंगा नदी प्रणाली के जो पंच प्रयाग हैं यानी संगम के जो 5 स्थान हैं वो ये हैं। देवप्रयाग, इसमें भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं। रुद्रप्रयाग, इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। नंदप्रयाग, इसमें नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग, इसमें पिंडार और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग, इसमें धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। ये दोस्तों इनके संगम आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इन संगमों को दिखाया गया है आपको। ये आपका देवप्रयाग है जिसमें भागीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं। ये आपकी मंदाकिनी है, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये आपका कर्णप्रयाग है जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। नंदप्रयाग है जहाँ पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। ये आपका विष्णुप्रयाग है, ठीक है, जिसमें धौली गंगा आपकी अलकनंदा से आकर के मिलती है। इसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर भागीरथी
हुगली और पद्मा को ही मेघना कहते हैं, के बीच दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा की तटरेखा अत्यधिक दांतेदार और जटिल भूभाग से चिन्हित है। यह डेल्टा वितरिकाओं और द्वीपों के जाल से बना है तथा मैंग्रोव नामक घने जंगलों से ढका हुआ है। डेल्टा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निचले दलदलों से बना है जो उच्च ज्वार के दौरान समुद्री जल से भर जाता है। दोस्तों, गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली अगर नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं जो तट पे मिलती हैं दाएं तट पे। तो गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदियां हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, यानी दोस्तों ऐसी नदियां जो गंगा नदी में मिलती हैं और दाहिने तट पर मिलती हैं और निकलती वो कहाँ से हैं, प्रायद्वीपीय पठार से। तो कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदियां हैं। ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी, यहाँ पे हिमालयी कहने का मतलब है कि गंगा नदी से तो आकर के मिलती है लेकिन वो निकलती कहाँ से है? हिमालय पर्वत से। तो गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है जो इसके दाएं तट पर आकर के मिलती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये यदि आपकी गंगा नदी है तो यमुना नदी हिमालयी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दाएं तट पर भी मिलती है, दाएं तट पर आकर के मिलती है। बाकी जितनी नदियां आपकी गंगा नदी से दाएं तट पर मिल रही हैं वो सभी आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है, यानी सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी और दाएं तट पर मिलने वाली भी यही है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी पहाड़ी का नाम क्या है? तो बंदरपुछ चोटी है और ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। हम अभी आगे आपसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन ये चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा नदी में ना गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। यानी ये पहले चारों नदियाँ किस नदी में मिलती हैं जाकर के? तो ये जाकर के मिलती हैं यमुना नदी में, और फिर यमुना आपकी किस नदी में मिलती है जाकर के? गंगा नदी में। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चारों नदियाँ गंगा में ही अपना जल गिराती हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा पठार से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, पठारों पर हम चर्चा आपसे कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठारों पर। ठीक है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। टोंस और सोन नदियाँ, टोंस और सोन ये दोनों नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी की बात करें तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद ज़िले में गंगा से आकर के मिलती है। सोन नदी ये मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। ठीक है,
आज हमने गंगा नदी प्रणाली का जो पार्ट 2 था उसको भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जो PDF होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो का और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए नदी तंत्र के साथ। अब हम आगे जो नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे वो ब्रह्मपुत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।